The question is the current global rivalry between China and United States reminiscent of a new Cold War? Examine this in the light of the recent events. Introducing Edukami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now you have to answer this question in 250 words. So basically this is a 15 marker question. Now whenever a question is asked under 15 marks, we have already discussed in lot of videos that you have to answer in a little bit comprehensive manner compared to what you will do in a 10 marker question. तो इसी कारण इस क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से एड्रेस करना है। और देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे कि इज द करंट ग्लोबल राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रेमिनिसेंट ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, तो ये बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 15 मार्कर में पूछे जाएंगे और जीएस 2 में तो खास करके पूछे जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक तरह से ट्रैप है। ऑब्वियसली यू हैव रेड अबाउट द चाइना एंड यूएस रिलेशंस व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। आपको काफी ज्यादा इश्यूज, कंटेंशियस इश्यूज पता है दोनों कंट्रीज के बीच में जो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब वो सारे इश्यूज में से सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को चूज करना और उस पर एक आंसर फ्रेम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वी आर कैटेगराइजिंग द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन इनटू L3 बिकॉज इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है और इसमें कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको जो है यहाँ पर अच्छे से इंक्लूड करना है और एट द सेम टाइम वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है। एंड यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इन दी टाइम ऑफ 10 मिनट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मेंस में सबसे मेन इश्यूज क्या है कि आपको टाइम लिमिट के विद इन ही आंसर लिखना है। इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 12 to 13 मिनट्स इन अ सिंगल क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू लूज योर वैल्यूएबल टाइम इन सम अदर क्वेश्चन। तो इसको 9 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, सोचना है और आंसर आपको लिख देना है। एंड यू हैव टू कंक्लूड ऑल्सो। नाउ इफ यू विल सी द सिलेबस ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर 2, you will see the general studies 2, you will find some topics like bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest, effect of policies and politics of developed and developing countries of India's interest, India's diaspora and important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate। तो इस तरह का जो टॉपिक्स है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर और इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जाता है। अब देखिए ये जो सिलेबस है दिस इज ऑल्सो वेरी ओपन एंडेड। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस खास करके चाइना यूएसए रशिया, चाइना इंडिया, इस तरह के लिए ना आपको कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी रेडी रखना पड़ेगा ताकि अगर एग्जाम में आपसे इससे या इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें वो पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। आपको बताना है कि यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, जैसा एक लाइन आप लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड द यूएसए हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड ऑकेजनल टेंशंस। नाउ देखिए ये कितना ही अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस से अगर आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेंटेंस है। इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के लाइंस को अगर आप यूज करते हैं तो एक तो ये बहुत प्रिसाइज होते हैं और एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ आंसर्स। ठीक है, आप काफी अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है आपने, तभी आप जाके इस तरह के सेंटेंसेस लिख पाते हैं। ऑब्वियसली यू कैन यूज सिंपलर वर्ड्स ऑल्सो, बट अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड ऑकेजनल टेंशन। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है, आपको यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड है। ट्रेड बेसिकली एक तरह का कोऑपरेशन हो गया। कंपटीशन है, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशंस चलते रहते हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस चलते रहते हैं और इसके अलावा ऑकेजनल टेंशंस भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी किसी के जो है एयर स्पेस में कोई दूसरा प्लेन घुस जाता है और मतलब जो आपके मिलिट्री और जो आप बोल सकते हैं नेवी टेंशंस या फिर जो है एयरफोर्स टेंशंस जो होते रहते हैं, तो इस तरह का जो है टेंशंस भी चलते रहता है। तो यहाँ पर कोऑपरेशन भी है, कॉम्पिटिशन है, एट द सेम टाइम ऑकेजनल टेंशंस भी है। इसके बाद आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। अगर रिसेंट टाइम्स में अगर आपने कुछ पढ़ा है रिगार्डिंग चाइना एंड यूएस रिलेशनशिप तो उसको भी आप यहाँ पर यूज करके यू कैन इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द बॉडी ऑफ द
क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए, इज द करंट ग्लोबल राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रेमिनिसेंट ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बताना है कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी चल रहा है। तो सबसे पहले आप वो सारे इश्यूज को एड्रेस कर दीजिए एंड देन वी विल कंपेयर ये जो सारे सिचुएशंस है इसको कंपेयर करेंगे। क्या ये जो है कोल्ड वॉर से जैसा जो समय यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था, क्या ये उससे मिलता जुलता है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे इन दी सेकंड पार्ट। लेकिन फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको इश्यूज बताना है जो कि रीजंस है ऑफ राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएसए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ट्रेड इंबैलेंस। देखिए हमने देखा कि यहाँ पर यूएसए का जो है ऑब्वियसली आपको पता है बहुत मेजर जो असेंबलिंग पार्ट एंड प्रोडक्शन का पार्ट है दैट इज आउटसोर्स टू चाइना, क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज वेरी चीप कंपेयर टू यूएसए। खास करके लेबर की बात करें तो चाइना में जो लेबर है दैट इज चीपर कंपेयर टू व्हाट वी सी इन यूएसए। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से बहुत सारा जो है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउटसोर्स कर दिए चाइना में, और बहुत सारा जो आप बोल सकते हैं ना जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है वो यूएसए इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना से फॉर मेकिंग दी फाइनल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। अगर आप अमाउंट में देखें तो कितना है, $310 बिलियन के आसपास है, जो कि एक तरह से आप समझिए कि यूएसए इज ऑल्सो डेवलप्ड कंट्री, यूएस भी एक डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया के साथ चलिए मान के चलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने उतना डेवलपमेंट नहीं किया तो ट्रेड बैलेंस समझ में आता है, लेकिन यूएसए बिकॉज इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, उसके बावजूद अगर इतना ज्यादा ट्रेड बैलेंस होता है तो ये बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है यूएसए के लिए। और वहां की जनता जो है और वहां का जो आप बोल सकते हैं वहां का जो लॉबी है, जो मैन्युफैक्चरिंग लॉबी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोग भी इस तरह की चीजों को रेस करते रहते हैं और ये वहां पर भी बहुत बड़ा इशू है। द सेकंड पार्ट इज, देखिए टेक्नोलॉजी कंपटीशन की बात हो, रिसेंट टाइम में पहले क्या था, चाइना को माना जाता था चाइना इज अ प्लेस ऑफ चीप टेक्नोलॉजीज, मतलब जहां पर हम लोग कॉपीज बनाते हैं बेसिकली। लेकिन रिसेंट टाइम में चाइना ने अपने R&D पे काफी इन्वेस्ट किया है और कुछ डीप टेक्नोलॉजीज जैसे को डीप टेक्स बोलते हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इस तरह की चीजों में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत डेवलपमेंट भी किया है और कुछ फील्ड्स में यूएसए से भी आगे निकल गए। अब यूएस गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता है, और यूएस क्योंकि उसका ग्लोबल हेजेमनी है, तो उस केस में अगर कोई कंट्री जो है वो इस तरह के टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट कर लेती है तो हमेशा उसको प्रॉब्लम होने लगता है। अगर आप देखेंगे तो यूएस ने रिसेंटली हुवाई को इट्स एंटिटी लिस्ट में डाल दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे लिमिट कर दिया गया, जो उसे फर्दर एक्सेस मिलता था यूएस टेक्नोलॉजी का, उसको लिमिट कर दिया गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हुवाई इज यूज्ड फॉर स्पाइंग दी यूएस गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो है अगेन इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं अक्सर। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही। चाइना का जो है आपको पता है रिसेंट टाइम में मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा नियरली क्वाड्रपल्ड हो गया है ओवर दी पास्ट 20 ईयर्स। और आपको पता है साउथ चाइना सी हुआ, 9 डैश लाइन हुआ, फिर इंडिया के जो इन एंड अराउंड जो चाइना का प्रेजेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो इस तरह की चीजों को भी यूएसए ध्यान में रख रहा है, क्योंकि आपको पता है तो ग्लोबल जो कार्गो शिपिंग है वो इन चोक पॉइंट से होते हुए गुजरता है, चाहे वो मलाक्का स्ट्रेट हो या ये वहां पर। और वहां पर जैसे जैसे चाइनीज प्रेजेंस बढ़ता है तो यूएस को भी काफी टेंशन होता है, बिकॉज द ट्रेड डिपेंड्स ऑन दीज रूट्स। इसके बाद यूएसए ने ऑब्वियसली चाइना को थोड़ा सा घेरने के लिए ह्यूमन राइट कंसर्न्स भी उठाए हैं, जैसे कि उगर मुस्लिम्स के जो अगेंस्ट जो चाइनीज गवर्नमेंट एट्रोसिटीज करती है, तो ह्यूमन राइट कंसर्न जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने उठाया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि यूएसए को बहुत चिंता है अबाउट दी मुस्लिम पॉपुलेशन इन चाइना, बट वो इसको लेके यूएस चाइना को घेरना चाहते हैं अराउंड ह्यूमन राइट इश्यूज। तो इस तरह का जो है ये चीज रहा है, और चाइना ने हमेशा क्लियर कट स्टेट किया है कि ये इंटरनल मैटर है, इसमें जो है बाहरी कंट्रीज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है, दैट इज आईपीआर वायलेशन। देखिए आईपीआर वायलेशन का मतलब क्या हुआ, आपको पता है चाइना में हमने ऑलरेडी बोला है कि दे आर वेरी फेमस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ टेक्नोलॉजीज। कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में डेवलप होता है वो जैसे ही चाइना में जाता है उसका एक कॉपी बन जाता है, और वहां पर फिर उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चीप प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस होता है, और इसको जो है आपको यूएसए खासकर ध्यान रखता है कि चाइना को कि वो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हार्म उसको ना पहुंचाए जिससे उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाए। और उन्होंने जो है अपना एक लिस्ट भी बना रखा है, आपको एक सर्च करना चाहिए, उनका एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसमें वो कंट्रीज को कैटेगराइज करते हैं कि यहाँ पर आईपीआर वायलेशंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है बिटवीन चाइना एंड यूएसए। और कुछ पॉइंट्स है, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन है। हमने ऑलरेडी देखा कि चाइना जो है हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहीं यूएसए जो है क्वाड के तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह के स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशंस भी चल रहे हैं जिसमें इंडिया एक तरह से पिवट दोनों के बीच में आ गया है, और इंडिया को भी ऑब्वियसली जो है बहुत सारे उसके इंटरेस्ट जो है अलाइन हो रहे हैं विद द यूएसए। तो यहाँ पर जो है क्वाड ग्रुपिंग्स और इस तरह की ग्रुपिंग्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अगेन कुछ आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें तो देखिए चाइना का क्या है, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आपको रिसेंटली आपने देखा था कोविड के समय कि यूएन का बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर यूएनजीए का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था कि ये जो है चाइनीज एजेंट है, और इन्होंने अगर थोड़ा दिन पहले अगर इसको बताया होता, अलर्ट किया होता, तो कंट्रीज
बहुत ज्यादा जो है वो बच सकती थी कैजुअलिटी से। तो इस समय भी अभी क्या माना गया है कि क्योंकि चाइना का जो ग्लोबल जैसे कि WTO भी हो और जो ग्लोबल फोरम्स थे वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है इन रीसेंट टाइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना के पास पैसा आ गया है तो वो हर जगह बहुत ज्यादा डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस कर रहा है, तो उसका एक होता है ना कि उसको काफी ज्यादा फील्ड मिल गया है नेगोशिएट करने के लिए, हर जगह इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है और यूएस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है अभी चाइना का, खास करके WTO, UN इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पर अगेन जो है एक बहुत ज्यादा एक कंटेंशियस इश्यूज है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो आपने कुछ पॉइंट्स ऐसा बना दिया, आपको पता चल गया, आपने जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात कर लिया, ट्रेड के बारे में बात कर लिया, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लिया, IPR के बारे में बात कर लिया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो चल रहा है उसके बारे में बात कर लिया। तो आपने 5 to 6 7 पॉइंट्स आपने बना दिया। अब चलिए हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, क्या आपके ओपिनियन में क्या ये राइवलरी सेम है व्हाट एग्जिस्टेड बिटवीन द यूएसए एंड यूएसआर जो कोल्ड वॉर का टाइम था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑल्दो की बहुत ज्यादा जो है हीटेड रिलेशन है, हमने देखा कॉम्प्लेक्स मिक्स है रिलेशन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएसआर और यूएसए का रिलेशन है ये उसके जैसा मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है डिसिमिलैरिटीज है। क्या है देखिए, जैसे अनलाइक द कोल्ड वॉर द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज सब्सटैंशियल। हमने ऑलरेडी बोला कि यूएसए ने मैक्सिमम अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया है चाइना में, तो अगर चाइना परफॉर्म नहीं करता है तो यूएसए को भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इकोनॉमीज जो है वो और डीपली इंटरकनेक्टेड है, जबकि पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे इकोनॉमी का इंटरडिपेंडेंस ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करते थे। यूएसए वाज टोटली कैपिटलिस्ट, तो वहां पर जो दो प्रोडक्ट्स भी बनाते थे बहुत डिफरेंस होता था और बहुत इंटरकनेक्टेडनेस नहीं था इकोनॉमी में, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नहीं थे और डिपेंडेंस नहीं था। तो आप बोल सकते थे वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर चाइना प्रोडक्शन बंद करता है तो यूएसए को भी ह्यूज लॉस हो जाएगा। दूसरा क्या देखते हैं, देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न एरा प्रेजेंट अ डिफरेंट कंटेक्स्ट दैन दी कोल्ड वॉर। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जिसे ग्लोबलाइजेशन जो स्पीड से हो रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बढ़ गया है, हर चीज जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में अभी जैसा कोल्ड वॉर के टाइम पे चलता था वैसा सिचुएशन जो बाइपोलर वर्ल्ड था उस तरह से अभी नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए कोल्ड वॉर के समय क्या होता था ना कि वहां पे कुछ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन छोटे मोटे चलते रहते थे, ठीक है, जैसे प्रॉक्सी वॉर्स ऑन ग्लोबल स्केल, वो सब चीज भी अभी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो सब चीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एस्केलेशन का। अगर वो एस्केलेट कर जाएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसी कारण दोनों कंट्रीज इसके बारे में बहुत सतर्क रहती है कि वो इस तरह के मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस नहीं करे, जो कि कोल्ड वॉर के समय देखा जाता था। अब क्या होता था कि जैसे यूएसए क्या किया रशिया ने कि क्यूबा में जो है वो मिसाइल लाके रख दिया, तो इस तरह का चीज जो है अभी जैसे यूएस ने कोशिश किया था कि जो है घेरे उसको, आपको पता है ताइवान की मदद से उन्होंने सोचा था कि चाइना को थोड़ा सा घेरेंगे, लेकिन चाइना ने क्लियर कर दिया कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो उसका जो अगर जो रिजल्ट्स होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की चीजों को दोनों कंट्रीज अवॉइड करती है, जबकि पहले के टाइम में कोल्ड वॉर के टाइम में इस तरह के प्रॉक्सीज वॉर बहुत होते थे। चलिए, तो हमने देखा यहां पर हमने देखा कि डिस्पाइट द डिफरेंस एंड कंपटीशन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव एरिया ऑफ कोऑपरेशन। जैसे अब बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी है ना, जैसे आपका जो ग्रीन हाउस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो आपका ग्लोबल इश्यूज है, तो इन सब पे जो है इनका कॉमन स्टैंड भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा कॉमन प्लेसेस बना हुआ है कि उस तरह का जो कोल्ड वॉर के एरा के टाइम का जो राइवलरी चलता था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर वो अब देखने को नहीं मिलता है। तो आपने इस तरह से कंपेयर करके बता दिया कि ऑल्दो की बहुत ज्यादा राइवलरी है, लेकिन स्टिल क्योंकि इतना इंटरकनेक्टेड है ऑफ इकोनॉमी, ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अब जो है वो वैसे एरा में हम लोग वापस नहीं जा सकते। द लास्ट थिंग यू नीड टू कंक्लूड, आप अच्छे से कंक्लूड कर दीजिए कि डिस्पाइट कि ये है बट स्टिल जो दोनों कंट्री को परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे वर्ल्ड का अगर आप बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है और कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज पर उनका कॉमन स्टैंड है, जैसे कि न्यूक्लियर डेटरेंस और इस तरह की चीजों पे, तो लेके अब वैसा नहीं है कि कोल्ड वॉर एरा वाला टाइम है। और इसको आप करके आपने अपना ओपिनियन दे दिया और आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे बस ओपिनियन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या मेजर्स होने चाहिए उनके रिलेशन को सुधार करने के लिए। तो आपको फिर एक पॉइंट या आप एक सेक्शन और ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस किया है। हमने आपको एक आउटलाइन दे दिया अबाउट द मॉडल आंसर। व्हाट यू नीड टू डू इज टू राइट एन आंसर ऑन योर ओन। कोशिश करिए अपने से आंसर लिखिए, ये सारे पॉइंट्स को कवर करिए। इसकी जगह आप कोई और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं और आप जो है एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप इन सारे जो पॉइंट्स है इसको जरूर कवर करिए, इन सारे डायमेंशंस को जरूर कवर करिए, तो आपको एक अच्छा नंबर आप इसमें उम्मीद कर सकते हैं, अराउंड 7 to 7.5 नंबर। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।